ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे डिजाइनिंग ऑफ हॉस्पिटल वार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मतलब एमआईएस को एक हॉस्पिटल के नर्सिंग वार्ड के लिए कैसे सेटअप किया जाता है, क्या इसका ईआरपी मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या इसके अंदर जो सिग्निफिकेंस मॉड्यूल्स आते हैं और उनके अंदर सब मॉड्यूल्स आते हैं, हमने ये स्टडी किया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एमआईएस इन वार्ड्स। ये एमआईएस जो सॉफ्टवेयर हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनका क्या सिग्निफिकेंस है वार्ड्स के लिए। तो क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं इन एमआईएस नर्सिंग वार्ड्स में, यहाँ पे हम ये चीजें स्टडी करेंगे। तो पहला सिग्निफिकेंस तो ये है इसका कि सेंट्रलाइज्ड डेटा एक्सेस होता है। सेंट्रलाइज्ड डेटा एक्सेस का मतलब है कि सारा डेटा आपका एक सेंट्रलाइज्ड जगह पर स्टोर है, ठीक है, अलग अलग स्कैटर्ड डेटा नहीं है यहाँ पे। सो दैट आप क्या करते हैं, नर्सेस के लिए कहाँ पे हेल्पफुल है ये, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नर्सेस वार्ड। वी आर गोइंग टू स्टडी द नर्सेस वार्ड। तो सेंट्रलाइज्ड डेटा एक्सेस का मतलब होता है नर्सेस कैन इंस्टेंटली रिट्रीव पेशेंट हिस्ट्रीज, लैब रिजल्ट्स एंड केयर प्लान्स विदाउट चेजिंग पेपर फाइल्स, राइट। तो पेपर फाइल्स को चेज ना करके एक सेंट्रलाइज्ड डेटा से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वर्कफ्लो ऑटोमेशन, शिफ्ट रोस्टर्स, मेडिकेशंस, शेड्यूल्स एंड सप्लाई रिक्वेस्ट आर जनरेटेड एंड ट्रैक्ड डिजिटली। देखिए, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उस हॉस्पिटल में नर्सिंग वार्ड्स के लिए, उसका एक्सेस हर किसी के वहाँ पे एम्प्लॉय को एक आईडी के साथ प्रोवाइड किया जाता है। उस आईडी के थ्रू उस सॉफ्टवेयर में वो एम्प्लॉय, चाहे वो नर्सेज हों, उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं और वहां से सेंट्रलाइज्ड डेटा से डेटा को उठा सकते हैं और जो भी मेडिकेशन शेड्यूल्स हैं, जो भी वर्क फ्लो है, वहां से चला सकते हैं। डेटा को उठा के आगे जो भी रेकमेंड करना है, आगे उसको वर्क फ्लो को आगे बढ़ाते हैं उसी ऑटोमेटिक तरीके से। इसी तरीके से कोई शेड्यूल्स करना है या सप्लाई रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो भी डिजिटली इजीली यहाँ पर हो जाती है। मतलब एक ही जगह पर रहकर ये सारा काम डिजिटली हो सकता है। क्वालिटी एंड सेफ्टी, अगर हम क्वालिटी एंड सेफ्टी की बात करें तो बिल्ट इन अलर्ट फॉर एलर्जीज, यहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी, मतलब कोई एलर्जी, सपोज पेशेंट की बात करते हैं तो नर्सेस को कैसे हेल्प मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक बिल्ट इन अलर्ट्स होते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल्स हैं हमारे पास, ये मेडिकेशन फैसिलिटी के लिए बिल्ट इन अलर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। कोई ओवरडे ऑब्जर्वेशन है तो वो अलर्ट्स के थ्रू आ जाता है। कुछ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, वो यहाँ पे अलर्ट्स के थ्रू आ सकते हैं। तो इस तरीके से सेफ्टी और क्वालिटी दोनों ही बढ़ती है और एरर रिड्यूस होती है, क्योंकि काम सारा क्या ऑटोमेटेड हो रहा है अब, राइट। ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो रहा है। हम इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में मैनुअल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो मैनुअल इंजीनियरिंग कम हो रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज्यादा हो रही है। तो एनालिटिक्स ड्राइवन डिसीजंस, यानी कि हमारे पास जो एनालिटिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं डिसीजन लेने में, क्योंकि वो कुछ चीजें पहले से ही फोरकास्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन द कंसीक्वेंसेस और रिजल्ट। कुछ चीजों को पहले फोरकास्ट किया जाता है, जैसे कि बेस्ड सीइंग द डिमांड ऑफ फ्यू मोर नर्सेज, तो फोरकास्टिंग की जाती है कि भाई स्टाफिंग नर्स की जरूरत है, पेशेंट की एक्यूटी ट्रेंड्स के हिसाब से देखते हुए हमें स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, अगर ये चीज पहले से फोरकास्ट की जाएगी तो वेट नहीं करना होगा, राइट। तो आप पहले ही सिक्योरिटी मेजर ले सकते हैं और इस तरीके से क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो ये सिग्निफिकेंस है एमआईएस का वार्ड्स मतलब नर्सिंग वार्ड्स के लिए। अब आप क्या क्राइटेरिया रखेंगे इसको चूज करने का, आप कैसा एमआईएस चूज करेंगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग एमआईएस इन हॉस्पिटल्स। तो कुछ क्राइटेरियाज बनाए हैं, इसके बेसिस में आप क्या कर सकते हो, एमआईएस को चूज कर सकते हो। जैसे फंक्शनली फिट होना चाहिए। फंक्शनली फिट का मतलब है वो जो फंक्शंस आपको रिक्वायर्ड है अपने हॉस्पिटल्स के लिए, वो फंक्शन यहाँ पे सारे प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल क्लिनिकल मॉड्यूल प्रोवाइड होना चाहिए। डज इट कवर ईएचआर, क्या आपके इस हॉस्पिटल में ईएचआर को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड वाला मॉड्यूल है। नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए मॉड्यूल है। मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मॉड्यूल है।
पेशेंट फ्लो ट्रैकिंग के देखने के लिए मॉड्यूल है। तो अगर ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते हैं कि यस इट कंटेन्स इट कवर ऑल द मॉड्यूल्स, देन ऑफ कोर्स इट विल बी योर राइट चॉइस, राइट। देन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल्स की बात करेंगे तो बिलिंग सिस्टम के लिए कौन से सॉफ्टवेयर हैं, क्या मॉड्यूल है, एचआर के लिए क्या है, इन्वेंट्री के लिए क्या है, रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज क्या है, ये सब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल्स पे आता है। व्हाट लेवल रेलेवेंसेस क्या है, टूल्स फॉर शिफ्ट शेड्यूलिंग, इक्विटी बेस्ड स्टाफिंग एंड बैड मैनेजमेंट के लिए कौन से मॉड्यूल्स हैं, वो सब आप यहाँ पर एक क्राइटेरिया लेके चलते हो, ये सब हमारे MIS पर होने चाहिए। इंटीरोपैरेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन। इंटीरोपैरेबिलिटी मैंने पहले भी बताया था आपको। इंटीरोपैरेबिलिटी का मतलब होता है एक ही प्लेटफॉर्म में हर डिफरेंट तरीके की चीजें एग्जीक्यूट हो जाएं। ऐसा ना हो आपका प्लेटफॉर्म, बताया MIS में प्लेटफॉर्म ऐसा ना हो किसी भी पॉइंट पर कि ये वाली चीज यहाँ पर एक्सेस नहीं हो पाएगी, राइट। तो इंटीरोपैरेबिलिटी मतलब मे बी कोई चीज डिफरेंट फॉर्मेट में आपके पास आई है, तो अगर आप उस सॉफ्टवेयर को खोलना चाह रहे हो या कुछ रिपोर्ट को खोलना चाह रहे हो जो कि उस फॉर्मेट में नहीं है जो आपका सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है, बट स्टिल वो फॉर्मेट वहां पर पूरा खुलना चाहिए, उसको बोलते हैं इंटीरोपैरेबिलिटी। मतलब कोई चीज दूसरे फॉर्मेट से आई आपके पास, आपके सॉफ्टवेयर में दो डिफरेंट फॉर्मेटिंग थी, बट स्टिल उसने उसको ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, या फिर वो फॉर्मेट आपकी फॉर्मेट के कंपैटिबल बन गया चेंजेस के साथ, तो इसको बोलते हैं इंटीरोपैरेबिलिटी। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म कोई भी फॉर्मेट की चीज को रन कर रहे हो तो इट विल बी रन इजीली, राइट। तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं कि फॉर्मेट चेंजिंग, भाई ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं खुल रहा है या ये फाइल यहाँ पे नहीं खुल रही है। समटाइम इट हैपेंस ना, आपको सपोज कोई फाइल भेजता है तो आपके सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता तो वो खुलती नहीं है उसमें, तो वहां पे इट मींस इंटीरोपैरेबिलिटी क्या है, नहीं है। इंटीरोपैरेबिलिटी का मतलब ही होता है ऑटोमेटिकली कोई भी फॉर्मेट होगा वहां पे आके सब सेम बन जाएगा, ठीक है। तो एबिलिटी टू कनेक्ट विद एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, लैब, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, नेशनल हेल्थ डेटाबेसेस, स्टैंडर्ड कंप्लायंसेस, HL7, FHIF और स्मूथ डेटा एक्सचेंज, ये सब कंप्लायंसेस हैं। आप इनके रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं आपके सिस्टम के लिए वो है ये HL7, FHIR, राइट। तो वो यहाँ पर सारे फॉलो होने चाहिए। मल्टी साइट एंड मल्टी डिपार्टमेंट स्केलेबिलिटी फॉर लार्जर हेल्थ केयर नेटवर्क, ये भी अवेलेबल होना चाहिए। मतलब स्केलेबिलिटी का मतलब होता है आप अपने डिपार्टमेंट को और आगे बढ़ा रहे हो, डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर भी सब मॉड्यूल्स बना रहे हो। तो स्केलेबिलिटी के लिए आपके पास क्या है सॉफ्टवेयर, कितना स्केलेबल है आपका, कितना आगे बढ़ा सकते हो उसको, राइट। तो ये स्केलेबिलिटी होती है। यूजेबिलिटी एंड वर्कफ्लो अलाइनमेंट, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो MIS होना चाहिए वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली मतलब जो भी इस पे काम, जैसे नर्सेस इस पे काम कर रही हैं, राइट, नर्स वार्ड के लिए हमने बोला कि हमने MIS सेटअप किया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, तो क्या आपका सॉफ्टवेयर इतना यूजर फ्रेंडली है कि एवरी नर्स कैन यूज इट वेरी इजीली, मतलब वो समझ जाए काम कैसे करना है, कैसे मॉड्यूल में जाना है और इजीली समझ जाए एक ही बार बताने में और उसमें अच्छे से काम कर ले, तो मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर बहुत यूजर फ्रेंडली है। लेकिन जहाँ पे बहुत टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, को थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस लगता है लोगों को, एम्प्लॉय को उस पर काम करना, तो इसका मतलब वो यूजर फ्रेंडली नहीं है और ऐसा सॉफ्टवेयर धीरे धीरे एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। वही सॉफ्टवेयर ज्यादा एग्जिस्ट करता है जो यूजर फ्रेंडली होता है। मिनिमल लर्निंग कर्व फॉर नर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यही वही बात है। मिनिमल लर्निंग कर्व का मतलब है जो नर्सेस और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए आपने ज्यादा लर्निंग नहीं रखनी है कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए पहले इतना सारा कुछ लर्न करोगे, सीखोगे, तब जाके आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मोर यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर की आपकी राइट चॉइस होगी। मोबाइल एक्सेस फॉर बिसाइड अपडेट्स एंड ऑन द गो डिसीजन मेकिंग, और कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करा रहे हो या सेटअप कर रहे हो अपने हॉस्पिटल में, उसकी मोबाइल एक्सेस जरूर होना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट टेक लैपटॉप्स और डेस्कटॉप विद देम एवरी टाइम, राइट। तो हर किसी के पास आज मोबाइल होता है,
बड़ी बड़ी से भी बड़ी ऐप या बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर आप उसमें रन या एक्सेस कर सकते हो, तो उसको कहते हैं मोबाइल एक्सेस होना चाहिए। ऐसा सॉफ्टवेयर भले कितना ही बड़ा सॉफ्टवेयर है पर मोबाइल के थ्रू एक्सेस होना चाहिए। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस पूरा होना चाहिए। रॉबस्ट डेटा प्राइवेसी कंट्रोल एंड एनक्रिप्शन। आप कोई भी अपने हॉस्पिटल के लिए एमआईएस तब सेटअप करोगे जब उस पे सिक्योरिटी और कंप्लायंसेस पूरी होंगी, राइट। सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो डेटा की प्राइवेसी के लिए क्या है उस सॉफ्टवेयर में, क्या एनक्रिप्शन की प्रोसेस है। एनक्रिप्शन मतलब होता है डेटा को कोड करना, ठीक है, और डिक्रिप्शन होता है उसे डिकोड करना। तो डेटा आपका ओरिजिनल फॉर्म पे नहीं जाएगा, वो कोड बन के जाता है, तो इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन के लिए क्या है उसमें, प्राइवेसी के लिए क्या है, जितने भी कंप्लायंसेस है लोकल हेल्थ केयर रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के, उसके लिए क्या बना रखा है उसमें, ये सब चीजें जो है आपका सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस के अंदर आता है। रोल बेस्ड एक्सेस टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। रोल बेस्ड एक्सेस का मतलब होता है आपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, भले आपका हॉस्पिटल बहुत बड़ा हो, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉई है, आप ही के एम्प्लॉई हैं, पर हर किसी को आप एक रोल बेस्ड एक्सेस देते हो, ठीक है। मतलब ऑथराइजेशन एक रोल बेस्ड मिलती है, जिसका जो रोल है उसको उतनी ही ऑथराइजेशन मिलेगी, पूरे सॉफ्टवेयर की ऑथराइजेशन नहीं मिलती। अगर मेरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है और किसी और का क्वालिटी कंट्रोल है, तो क्वालिटी कंट्रोल वाले को फाइनेंशियल डेटा एक्सेस करने की अथॉरिटी नहीं होती है। तो रोल, अगर उसका रोल है फाइनेंशियल में कोई रोल है, तो रोल बेस्ड एक्सेस वो कर सकता है। इससे क्या होता है, प्रोटेक्टिव डेटा, सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोटेक्ट रहती है। सपोज आई एम द ओनर ऑफ द माई कंपनी, तो मुझे जो नई स्ट्रेटेजी पॉलिसीज है वो केवल मैं ही देखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि हर कोई एम्प्लॉय देखे मेरा हॉस्पिटल, तो वो रोल बेस्ड एक्सेस मुझे मिलेगा। तो ये सिक्योरिटी के लिए होता है, सिक्योरिटी और कंप्लायंसेस के लिए। स्केलेबिलिटी एंड फ्यूचर प्रूफिंग, मतलब स्केलेबिलिटी फिर आया कि फ्यूचर में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अभी सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 ही मॉड्यूल्स पे काम हो रहा है, आगे और बढ़ाना चाहते हो, तो स्केलेबिलिटी के लिए ऐसा नहीं कि फिर आपको नए से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, आप उसी सॉफ्टवेयर से एमआईएस को आप स्केलेबल करोगे, ठीक है। और फ्यूचर प्रूफिंग यही है। मॉड्यूलर डिजाइन टू ऐड न्यू फीचर्स, राइट। क्लाउड रेडीनेस और हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस, कैपेसिटी टू इंटीग्रेट इमर्जिंग टेक लाइक एआई ड्राइवन एनालिटिक्स और आईओटी मॉनिटरिंग। मतलब इसके पास आपके सॉफ्टवेयर का ये सारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आगे जो नई एआई ड्राइवन टेक्निक्स आएंगी, हो सकता है और कुछ नया आ जाए आगे, तो आपका सॉफ्टवेयर इसके लिए कंपैटिबल होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर एमआईएस आप सेटअप करोगे। तो सी एमआईएस को सेटअप करना जो है, इट्स नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि एमआईएस अपने आप में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, ये कोई छोटी ऐप नहीं है कि आप गए और खरीद ली। इसको सेटअप करने में एक्सपेंसेस भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से चेंज होने जाती है, क्योंकि जो पुराना सिस्टम था काम करने का, वो एक नया प्लेटफॉर्म देता है आपको। तो ये नया प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इसके चॉइस करने के क्राइटेरिया, क्या बेनिफिट्स हैं, हॉस्पिटल पे क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब आपको स्टडी करना होता है। जब ये सब चीज आपको पता होंगी तो ही आप एक एमआईएस की चॉइस के लिए करेंगे, आगे मूव करते हैं। तो these questions can comes कि why to choose, why, what are the criteria of choosing. Suppose I want to set up MIS in my hospital, so what should be the criteria, right? So these are the criteria, means functionally fit होना चाहिए, interoperability होना चाहिए, यूजेबिलिटी और वर्कफ्लो अलाइनमेंट्स होना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए सारे मॉड्यूल्स होने चाहिए, फ्यूचर की स्केलेबिलिटी के लिए आपने क्या किया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मतलब यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है आपकी पूरा क्या लग रहा है उस पे, मेंटेनेंस, अपग्रेड, सपोर्ट एक्सपेंसेस क्या है, क्या टोटल कॉस्ट पड़ेगी, ये भी पता होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपफ्रंट लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन फीस क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग, चेंज मैनेजमेंट कॉस्ट, ऑनगोइंग मेंटेनेंस क्या चलेगा, अपग्रेड्स कैसे होंगे, सपोर्ट एक्सपेंस, ये सब कुछ आपको पहले से देखना होता है, क्राइटेरिया है। तभी अब क्योंकि आपको जब एमआईएस सेटअप कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना पड़ता है, मैनेजमेंट की कॉस्ट लगती है उसमें, मेंटेनेंस के लिए आपको रखना पड़ता है, कुछ अपग्रेड्स आएंगे तो आपको फिर से टीम को कॉल करना होगा, राइट। तो ये चीजें
कुछ और सपोर्ट के लिए एक्सपेंसेस चलते हैं उसमें, तो वो सब कुछ आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में पहले से क्राइटेरिया बेस देखना होता है। इसी तरीके से वेंडर रिलायबिलिटी एंड सपोर्ट, मतलब जो आपके वेंडर्स उनमें प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन हेल्थ केयर एमआईएस डिप्लॉयमेंट, लोकलाइज सपोर्ट फॉर लैंग्वेज करेंसी एंड कल्चरल नुसेंस, स्ट्रॉन्ग ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट असिस्टेंस, मतलब आपकी रिलायबिलिटी, आपकी वेंडर की रिलायबिलिटी, क्योंकि अब आप जब ऑटोमेटिक कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपके जो वेंडर्स होते हैं, हो सकता है आपके वेंडर्स किस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, क्या लैंग्वेज है, तो ये सब ऐसा हमारा उनको सपोर्ट करना चाहिए, करेंसी को सपोर्ट करना चाहिए। आपके वेंडर्स बाहर के, करेंसी बाहर की चलती है, राइट, लैंग्वेज बाहर की है, तो ये सॉफ्टवेयर सबके लिए कंपैटिबल होना चाहिए। तो ये वेंडर रिलायबिलिटी और सपोर्ट भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग, और कैसे इवैल्यूएट करोगे, राइट, तो रिक्वेस्ट लाइव डेमोस एंड ट्रायल रन्स विद अ रियल हॉस्पिटल वर्कफ्लो, तो इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आप इसकी टेस्टिंग करते हो, उसको इवैल्यूएट करते हो, लाइव डेमोस किए जाते हैं, जैसे कि एक हॉस्पिटल में, रियल हॉस्पिटल में वर्कफ्लो पे काम कर रहे हो, तो उस तरीके से डेमोस किए जाएंगे। इन्वॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करोगे आप, अपनी नर्सेस स्टाफ को, एडमिन को, आईटी को, इन सबको इन्वॉल्व करके आपको काम करना पड़ता है, तब इवैल्यूएशन प्रोसेस चलती है। फिर फीडबैक गैदर किया जाता है, सिमिलर हॉस्पिटल ऑलरेडी रनिंग यूजिंग दैम, ऐसे सॉफ्टवेयर जो इसको ऑलरेडी रन कर रहे हैं, उनका फीडबैक लिया जाता है कि मतलब जिसने इनको इंस्टॉल करके जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, तो उनका क्या फीडबैक है, क्या उनको इससे फायदा हुआ, मतलब उनका की परफॉर्मेंस कितना बड़ा है, तो ये फीडबैक लिया जाता है। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन चलता है, राइट। तो ये सारे क्राइटेरियाज आपको पहले चेक करने होते हैं बिफोर एन एमआरएस सेटअप। कोई भी एमआरएस को सेटअप करने से पहले ये सारे क्राइटेरियाज आपको देखने होते बिफोर चूजिंग द एमआरएस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या आपने एमआरएस के एडवांटेजेस क्या होंगे, हालांकि हम इससे बहुत बार पढ़ चुके हैं, एडवांटेजेस क्या होंगे एक एमआरएस को सेटअप करने के लिए बताइए, और क्या लिमिटेशंस होंगी। एडवांटेजेस क्या होंगे, आपका एक सेंट्रलाइज डेटा हो गया ना, जो हमने पहले भी पढ़ा था, तो स्ट्रीमलाइन हो गए सारे काम, राइट, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस हो गए, क्योंकि आपका सेंट्रलाइज डेटा है। अब डेटा के लिए आपको रश नहीं करना होता, डेटा स्कैटर्ड नहीं है कि आपको पहले इकट्ठा करना होगा, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, बिकॉज हमारे पास एक ही जगह पर सारा डेटा है, तो सारे ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। ऑल पेशेंट रिकॉर्ड्स, स्टाफिंग शेड्यूल्स, इन्वेंट्री लॉग्स are stored in one system, reducing duplications and manual searching। तो क्या होता है, अगर एक ही जगह पर डेटा, सेंट्रलाइज डेटा के क्या एडवांटेजेस हैं कि डेटा डुप्लीकेसी नहीं होती, मैनुअल सर्चिंग नहीं चलती, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डेटा सेव हो जाएगा, तो उसे डुप्लीकेसी कहते हैं। और डुप्लीकेसी से एक तो कंसिस्टेंसी भी कम होती है, दूसरा स्पेस भी ज्यादा कंज्यूम होता है। एक ही जगह पे डेटा रखेंगे तो आपका मेमोरी वाला पार्ट भी सेफ रहेगा, और इनकंसिस्टेंसी भी नहीं होगी, और ऑफ कोर्स मैनुअल सर्चिंग तो खत्म ही हो जाएगी। फास्टर डिसीजन मेकिंग, जब आपको सेंट्रलाइज डेटा जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी आपको डिसीजन भी ले पाएंगे। तो रियल टाइम डैशबोर्ड अलाउ नर्स मैनेजर्स टू रेस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन पेशेंट्स लोड एंड इमरजेंसी। कोई भी पेशेंट की इमरजेंसी में आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं ना, उनका रियल टाइम डैशबोर्ड से डेटा लेकर। तो ये इसका स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन पहला एडवांटेजेस है। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेटेड वर्कफ्लो हो रहा है तो ऑफकोर्स एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि रूटीन टास्क जो आपके थे वो क्या हो चुके हैं, सारे ऑटोमेटेड हो चुके हैं। अब रूटीन टास्क में क्या आता है, आपका मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव वाला टास्क, सप्लाई का, रिक्वेस्ट का, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हैं, तो अपने आप एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। रिड्यूस पेपर वर्क, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आ गए, फ्रीज अप नर्सेस टाइम इन डायरेक्ट पेशेंट केयर, तो इससे क्या होता है, टाइम भी बच रहा है आपका, आपकी नर्सेस का टाइम बचता है, तो मतलब वो कुछ और फ्रूटफुल काम कर सकते हैं। एनहेंस्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी, आपकी क्वालिटी और सेफ्टी बढ़ रही है, क्योंकि एरर रिडक्शन होता है, बिल्ट इन अलर्ट्स फॉर एलर्जीज, ओवरड्यूज ऑब्जर्वेशंस, इनकरेक्ट डोजेस हेल्प प्रिवेंट मिस्टेक्स। तो एरर रिडक्शन होगा, क्योंकि जब ऑटोमेटेड काम हो रहा है तो एरर के चांसेस वहां पे बहुत कम हो जाते हैं, बिल्कुल ही कम, राइट। जबकि मैनुअल तरीके से एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल मतलब आप एक क्या इंश्योर कर रहे हो कि जो भी आप डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हो वो एक कंसिस्टेंट केयर डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। जितनी भी शिफ्ट्स हैं, जितनी भी वार्ड्स हैं आपके, उन सब में जो भी आप काम कर रहे हो, हर किसी में एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, राइट। बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इंटर डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन होता है आपस में, जितने भी डिपार्टमेंट से आपके वो सब इंटीग्रेटेड हैं। लिंक वार्ड्स विथ फार्मेसी, जैसे आपका नर्सेज वाला वार्ड फार्मेसी से लिंक हो जाएगा, लैब से लिंक हो जाएगा, रेडियोलॉजी आपकी इधर से लिंक हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम लिंक हो गया ताकि उसे भी वहां से इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसका मतलब है सारे डिपार्टमेंट आपस में एक लिंक्ड वे पे काम करते हैं, इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। अब सारे डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं है, सेपरेट डिपार्टमेंट प्ले सेपरेट रोल पहले होता था, ठीक है। आपको एक डिपार्टमेंट से कुछ डेटा चाहिए था, उस डिपार्टमेंट में हमें जाना होता था, उनसे रिक्वेस्ट करनी होती थी, तब वो डेटा अपने सिस्टम से निकाल के जो उन्होंने सेव किया हुआ है वो आपको प्रोवाइड करते थे। तब उस तरीके का काम यहाँ पर जो है खत्म हो जाता है क्योंकि सेंट्रलाइज डेटा है। और नॉलेज शेयरिंग हो रही है। एमआईएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें डिस्कशन बोर्ड भी होता है। डिस्कशन बोर्ड मतलब आप अपनी कोई चीज पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई डिसीजन लेने के लिए या कोई इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, कोई डिस्कशन किसी पे डिस्कशन पे कोई मैटर आ गया, कोई केस ऐसा आ गया, उस पर डिस्कस कर सकते हैं आप। डिस्कशन बोर्ड्स अवेलेबल होते हैं। केस रिपोजिटरीज होती हैं जहाँ पे आप केस रिपोजिट कर सकते हो। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग, और अगर उसमें लर्निंग करना है आपको तो उस तरीके की लर्निंग हो, ट्रेनिंग कुछ चीज आपको पढ़ना है, समझना है, तो ट्रेनिंग एंड लर्निंग मॉड्यूल्स भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं एमआरएस के साथ। डेटा ड्राइवन डिसीजन सपोर्ट, पहले भी बताया था, डिसीजन में सपोर्ट देता है आपका एमआरएस, ठीक है। डेटा ड्राइवन डिसीजन सपोर्ट का मतलब होता है डेटा के साथ, पूरे प्रूफ के साथ, डेटा के साथ फोरकास्टिंग करते हैं कि आगे जैसे स्टाफ की कितनी नीड चाहिए, बेड्स कितने चाहिए, पिल्स या फार्मेसी मेडिकेशंस कितना चाहिए, राइट। तो इस तरीके के आपके टाइम के अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग की जाती है जिससे इमीडिएट एक्शन लिया जा सके और डिसीजन लिया जा सके आगे के लिए। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ट्रैक वार्ड एफिशिएंसी, पेशेंट आउटकम्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बार बार यहाँ पर होती है, तो उससे भी क्या होता है आपका डिसीजन लेने में सपोर्ट मिलता है। Stronger compliances and security, regulatory alignments meets healthcare, data privacy laws and accreditation requirements। तो जितने भी रेगुलेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मतलब वो यहाँ पर आपको फॉलो करनी, क्योंकि जब कोई एमआईएस सेटअप कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो सॉफ्टवेयर को लाइसेंस लेना होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को लाइसेंस लेना होता है, तो सॉफ्टवेयर को लाइसेंस लेने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, उसके सारे रूल्स रेगुलेशन, स्ट्रॉन्गर रूल्स कंप्लायंसेस और सिक्योरिटी के लिए उसने फॉलो किए हुए हैं। एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड परमिशन, प्रोटेक्टेड सेंसिटिव पेशेंट इंफॉर्मेशन। एक्सेस, ये एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करना। अगर मैं किसी एम्प्लॉई हूँ किसी हॉस्पिटल की, तो मुझे उतना ही एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा जो मेरा रोल है, ठीक है। मेरा जॉब रोल जो भी है मुझे उतनी ही सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की परमिशन होगी। मैं पेशेंट का डेटा देख सकती हूँ, सपोज मैं पेशेंट का डेटा शेयर कर सकती हूँ, ठीक है, बस। और अब मेरे को ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं अपर लेवल के डिसीजंस को देखूं, उनकी पॉलिसीज को देखूं, अगली स्ट्रेटेजी को के देखूं, या फिर मुझे ये जो एक्सेस नहीं, मेरे को ये एक्सेस नहीं होगा कि मैं उनके डेटाबेस में देखूं कहाँ कहाँ कितना डेटा सेव है। वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो उसको अथॉरिटी मिली होगी। तो इस तरीके से अथॉरिटी बेस्ड या एक्सेस कंट्रोल बेस्ड जो है परमिशन दी जाती है, जिससे आपका सेंसिटिव डेटा, पेशेंट का सेंसिटिव डेटा क्या होता है, सिक्योर होता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी वहां पर स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडेड होती है। तो ये सब एडवांटेजेस थे आपके एमआईएस को सेटअप करने के। तो अब क्या लिमिटेशंस और क्या चैलेंजेस हैं, राइट, मीन्स व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस। क्या लिमिटेशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं। कुछ चैलेंजेस भी होंगे अगर आप सेटअप कर रहे हो एमआईएस का,
तो हाँ, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं इसमें, जैसे हाई इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। जब आप इतने बड़े सेटअप कर रहे हो, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें ऑटोमेटेड हैं, तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। एक या तो क्लाउड बेस्ड ले लोगे तो पैसा ज्यादा लगेगा वहां पे, या खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे एमआई सेटअप करने के लिए, सर्वर्स, नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, ये सब चीजों की जरूरत तब भी आपको पड़ती है। तो ये इन्वेस्टमेंट है एक तरीके का वैसे, बट इसे हाई इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कह सकते हैं। और जब मेंटेनेंस करना होता है तो मेंटेनेंस कॉस्ट हमेशा बहुत ज्यादा होती है ऐसे सॉफ्टवेयर की। Upfront investment, hardware, software, license, and infrastructure upgrade can be expensive, especially for smaller hospitals. अगर आप छोटे हॉस्पिटल्स में हमारे सेटअप कर रहे हो तो उनके लिए ये थोड़ा सा लिमिटेशन वाली बात हो जाती है कि भाई हम एमआई सेटअप तो कर रहे हैं पर ये कॉस्टली पड़ रहा है, उतना बेनिफिट नहीं मिला, तो वो लिमिटेशन हो गई, राइट? चैलेंजिंग हो गया आपके लिए। Ongoing costs, regular updates, technical support, and cyber security measures adds to the budget burden. अब क्योंकि आपने एमआई सेटअप कर लिया है तो आपको ऑनगोइंग कॉस्ट तो पड़ती ही रहेगी, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स आपको चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए हायर करने पड़ेंगे टेक्नीशियंस, ठीक है। सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, जो आजकल इतना डेटा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, डेटा स्टील हो रहा है, तो उसको साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स के लिए आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ता है। तो वो एक क्या है, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करने का एक चैलेंज भी है कि आप इतना कॉस्ट उसको पे करना ही पड़ेगा। और चैलेंजिंग है कि आपको उतना बेनिफिट, सपोज छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो इतना बेनिफिट मिले या ना मिले, बट आपने सेटअप किया है तो एक्सपेंसिव तो होगा। ट्रेनिंग एंड यूजर एडॉप्शन बैरियर्स, क्या होता है समटाइम्स ट्रेनिंग में बैरियर्स भी आ सकते हैं। अगर सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग नहीं मिली या फिर यूजर फ्रेंडली नहीं हुआ ज्यादा सॉफ्टवेयर, तो उसको यूज करना बड़ा दिक्कत हो जाती है। और हो सकता है आपका स्टाफ इतना कंपैटिबल ही ना हो, उसे कितनी भी अच्छी यूजर ट्रेनिंग दो, वो कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है उसके लिए, तो आपका एमआईएस इफेक्टिवली काम नहीं करेगा उस केस में, राइट? तो नर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स may need significant training to use MIS effectively. Resistance to change, staff accustomed to manual processes may be hesitant to adopt new digital workflow. और समटाइम्स आपने देखा ही होगा कि जो लोग पहले से चले हुए सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उन्हें मैनुअल काम करने की आदत है, उन्हें पता है हमारा फाइल सिस्टम कैसा था, तो वो इजीली इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो इजीली इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, उन्हें यही लगेगा कि हमारा वो सिस्टम ज्यादा बेटर था, हमारा ये जो नया सिस्टम है इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, हमसे नहीं हो रहा है, इतना हमें नहीं करना, टेक्नोलॉजी में पहले ज्यादा सही थी। ऐसा होता भी है, ऐसा हुआ भी था। अब तो सारी जगह टेक्नोलॉजी यूज हो गई है, बट पहले जब देखा गया था, जब बिल्कुल प्योर मैनुअली काम हो रहा था, राइट, फाइल सिस्टम पे काम हो रहा था, तो उसके बाद जब कंप्यूटर्स डिजिटली हुआ पहले, सबसे पहले, तो वहां पे जो वहां के एम्प्लॉय थे, उन्होंने ही इसके अगेंस्ट सबसे पहले आवाज उठाई थी कि नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई डिजिटल इस तरीके का काम नहीं करेंगे, हमारे फाइल सिस्टम ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय जो होता है, चेंज के रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज होते हैं, मतलब उन्हें नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने, वर्क फ्लो करने में थोड़ा सा हेजिटेंट कह लो, या फिर दे डू नॉट फील गुड टू एक्सेप्ट दिस चेंजेस ऑन देयर वर्क प्लेसेस। तो ये भी एक लिमिटेशन हो सकता है, ताकि परफॉर्मेंस वहां पे पुअर शो होगी। इंटीग्रेशन एंड इंटीरोपैरेबिलिटी इश्यूज, तो समटाइम्स क्या होता है ना, इंटीग्रेशन और इंटीरोपैरेबिलिटी के इश्यूज आते हैं। इंटीरोपैरेबिलिटी मैंने बताया था, अगर बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म होगा और आपके यहाँ रन नहीं हो रहा है वो, तो इंटीरोपैरेबिलिटी की प्रॉब्लम मतलब आ रही है, नहीं फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, फाइल सपोर्ट नहीं कर रही है। The legacy system, older hospital systems may not integrate smoothly with modern MIS platform, causing data loss. तो पुराने जो systems होते हैं, हॉस्पिटल systems हैं, वो अभी भी इस मॉडर्न MIS प्लेटफॉर्म को क्या करते हैं, स्मूथली रन नहीं कर पाते, जिससे डेटा सा लॉस होता है। Vendor lock-in, choosing a proprietary system can limit flexibility and making switch provider.
और क्या है, वेंडर लॉक इन का मतलब वो ये कि आपने क्या प्रोप्राइटरी सिस्टम चूज किया है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट होने लगती है, राइट। समटाइम्स हो सकता है कि वेंडर भी आपका यूज टू नहीं हो पा रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड की है उसकी लिमिटेशन हो जाती है, और कभी कभी इसको स्विच करना बड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशंस है। डेटा क्वालिटी एंड एक्यूरेट रिस्क, garbage in garbage out, if data entered is incomplete, incorrect, outputs will be unreliable। तो जैसा इनपुट दिया जाएगा उसी तरीके का आउटपुट होता है ना, जैसा इनपुट दिया जाएगा उसी तरीके का आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। अब समटाइम्स क्या है, जो इनपुट आपने दिया वो हो सकता है कि कंप्लीट नहीं था, तो आपको आउटपुट भी इसी तरीके का मिलेगा, आपको आउटपुट भी अनरिलायबल मिलता है। तो उस टाइम थोड़ा सा ये लगता है कि देखो टेक्नोलॉजी का यूज है कि क्या आउटपुट आ गया, बिकॉज इनपुट ही सही नहीं था, फिर गार्बेज आ गया। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, आपको याद होगा अगर पुराने टॉपिक्स में, जब भी कोई आता है प्री प्रोसेसिंग होती है उस डेटा की, है ना, डेटा प्रोसेसिंग में हमने पढ़ा था। तो प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है आप इनकम्प्लीट डेटा को हटा रहे हो, ठीक है, गार्बेज को हटा रहे हो, बट स्टिल अगर कोई गार्बेज या इनकम्प्लीट डेटा अगर इनपुट चला जाता है तो वो क्या करेगा, आगे जाके वो रॉन्ग आउटपुट ही देगा, अनरिलायबल आउटपुट देगा। वो भी थोड़ा सा यहाँ पर लिमिटेशंस होती है। Inconsistent standards, variation in documentation practices can affect data integrity, right? Documentation में अगर वेरिएशन होगा तो फिर वो डेटा इंटीग्रिटी को इफेक्ट करेगा, डेटा इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि आजकल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो पेशेंट डेटा आपके लिए बहुत प्राइम टारगेट होता है ब्रीचर्स के लिए, वो वहां पे उनको लेते हैं, कोशिश करते हैं कि इनका पेशेंट्स का डेटा चुराया जा सके, तो वहां पे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये भी एक लिमिटेशंस हो सकती है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू डेटा प्रोटेक्शन लॉज इज एसेंशियल बट कैन बी कॉम्प्लेक्स। आपको हर वक्त डेटा जो कंप्लायंसेस है इसके साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, डेटा प्रोटेक्शन वाले रूल्स रेगुलेशन पूरे फॉलो करने, तो समटाइम्स ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डाउन टाइम एंड टेक्निकल डिपेंडेंसीज, सिस्टम आउटरेजेस, मतलब कोई भी डिले हो गया किसी भी वजह से, हो सकता है ऐसा, क्योंकि 100% प्रूफ तो कुछ भी नहीं होता, माइट भी कभी कभी सर्वर डाउन की वजह से डिले हो जाता है, तो उस टाइम पेशेंट केयर थोड़ा सा इफेक्टेड हो जाती है। ऐसा होता भी है कभी कभी, हमारा भी जब हम किसी काम को करते हैं तो सर्वर डाउन की वजह से काफी देर तक काम लटक जाता है, उस टाइम फिर फील होता है कि ये तो इसका ड्रॉबैक है, अगर सर्वर ही नहीं चलेगा, हैंग हो जाएगा, ज्यादा लोग आ जाएंगे एक ही बार में, एक ही समय में उस सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम सर्वर हैंग हो जाता है। तो वहां पर फिर ऐसे टेक्निकल चीजों की, डिजिटल सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन फील होने लगती है हर किसी को, तो बोलते कि बेकार ही ऑनलाइन कर दिया या टेक्निकल कर दिया, फाइल सिस्टम सही था, हम चाहते थे फॉर्म जमा कर देते थे। ऐसा होता है ना समटाइम्स, ह्यूमन बींग्स, ऐसा जो भी हम लोग हैं, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं तो फिर हमें उसकी लिमिटेशंस दिखाई देने लगती है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। ओवर रिलायंस टेक्नोलॉजी, मतलब स्टाफ में लूज प्रोफिशिएंसी इन मैनुअल प्रोसेस। ओवर रिलायंस मतलब जैसे हम लोग भी टेक्नोलॉजी में ओवर रिलायंस हो चुके हैं, मैनुअल प्रोसेसेस करना भूल ही चुके हैं, जिससे हम क्या हो चुके एक तरीके से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए और मैनुअल तरीके से हम बिल्कुल फेल्योर होते जा रहे हैं। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी का ही ड्रॉबैक है एक तरीके से। तो contextual and resource constraints, infrastructure gaps in rural or resource limited setting, poor internet quality, lack of IT support can hinder MIS issues। ये ऑफ कोर्स ये भी आते हैं क्योंकि अभी भी इंडिया में ऐसी रूरल एरियाज में नेटवर्क बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करता, अगर आप वहाँ से एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर गैप आ जाता है। शहर पे तो ठीक है, प्रॉपर नेटवर्क फैसिलिटी होती है और नेटवर्क काम करता है, जगह जगह इसके टावर्स लगे होते हैं आपके जो भी इंटरनेट इशू करते हैं आप, तो बट रूरल एरियाज में, फॉरेस्ट एरियाज में, इंटीरियर में यहाँ पे ये अपनी लिमिटेशंस दिखाता है बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर, राइट। कल्चरल फिट,
System design for one healthcare context may not align with local workflow or regulations. कल्चरल फिट मतलब है कि एक बार आप हेल्थ केयर डिजाइन करो, सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, तो आप उसको लोकल कामों के साथ चेंज नहीं कर सकते कि चलो आज ऐसा हो गया तो आज ऐसे कर लेंगे। समटाइम ऑफिस में अगर मैनुअली काम होता है तो हम लोग ना कल्चरल के हिसाब से उस दिन को ऐसे सेटअप कर लेते हैं कि चलो आज ये काम नहीं करते हैं, आज कुछ और कर लेते हैं। तो वो मैनुअली चल सकता है, लेकिन अगर एमएस का सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो तो हर दिन उस पे वैसे ही काम होगा जो उस पे सेटअप किया गया है, तो आपको उसके साथ अपडेट होकर चलना ही पड़ेगा। तो वो थोड़ा-सा वहाँ पर कल्चरली फिट वो नहीं हो पाता, आपके कल्चर के हिसाब के अकॉर्डिंगली वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, राइट? तो ये आपके थे पॉइंट्स जो कि लिमिटेशंस है एमआईएस की। तो एमआईएस इज एक cornerstone of effective healthcare management. Sometimes ये statement लिखा हुआ आता है and you have to explain that what does it means. तो MIS cornerstone कैसे है effective healthcare management का? कुछ points दिए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि पहला है hospital mission alignments. MIS को cornerstone इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हॉस्पिटल के मिशन अलाइनमेंट है, मतलब उसके साथ अलाइंड है, हॉस्पिटल के मिशन के साथ अलाइंड है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक कंसिस्टेंसी है इस पे, डिसीजन मेकिंग लेंस है, कल्चरल कोहेशन सारा इसमें प्रेजेंट है। तो ये ऑफ कोर्स हॉस्पिटल के मिशन को आगे अलाइन करेगा। जितनी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंसी क्या होता है, पॉलिसी, प्रोसेस, इनिशिएटिव, रीइंफोर्स, ये सब हॉस्पिटल के जो कोर पर्पस होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड केयर, रिसर्च एक्सीलेंस, ठीक है, कम्युनिटी केयर, हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करना अपना, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस है, वो सारा कुछ यहाँ पर आपका मिशन अलाइनमेंट सॉफ्टवेयर है। डिसीजन मेकिंग में कर रहा है हेल्प, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। द मिशन एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर रिसोर्स एलोकेशन, सर्विस एक्सपेंशन एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। कल्चरल कोहेशन, कल्चरल कोहेशन मीन्स आपको कोहेशन मीन्स होता है आप बहुत तरीके से सारे मॉड्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहेशन। तो जितनी स्टाफ एट ऑल लेवल्स अंडरस्टैंड हाउ देयर डेली वर्क कंट्रीब्यूट्स टू द हॉस्पिटल्स ओवररीचिंग गोल्स, बूस्टिंग मोरल एंड अकाउंटेबिलिटी। तो एक तरीके का कल्चरल कोहेशन सबके साथ बना, कोहेशन का मतलब यहाँ पर है मेल जोल जो आप सबके साथ बढ़ा रही हो, क्योंकि हमें पता है कि ओवरऑल सारे लोग एक ही मिशन पे काम करते हैं हॉस्पिटल की ग्रोथ के लिए, ठीक है, ओवरऑल ऑल आर वर्किंग फॉर द हॉस्पिटल्स ग्रोथ। तो इस तरीके से वी कैन से दैट देयर इज अ कल्चरल कोहेशन, राइट, boosting the morale of each other or achieving the goal. Clinical governance integration. Clinical governance is the framework through which the healthcare organizations are accountable for continuously improving service quality and safeguarding high standard of care. This is called clinical governance integration. Key pillars are clinical effectiveness, risk management, patient involvement, education and training, audit, information management and staff management. ये इसके key pillars हैं, ठीक है, इन सब के लिए काम हो रहा है इस पे। किसके लिए? क्लिनिकल इफेक्टिवनेस के लिए, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंट इन्वॉल्वमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एवरीथिंग, राइट? तो दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल गवर्नेंस इंटीग्रेशन. What are the modules of patient safety as a core outcome? Why it has written it's a core outcome, patient safety? Because after all, we are working for the patient safety, no? We are working to make our healthcare system more effective. So patient safety plays a very important role there. Safety governance means policies, regulations, standards are designed to minimize harm and promote a culture of openness and learning. Proactive risk management means incident reporting system, right? Proactive risk management means आप immediate action ले सकते हो। तो कोई चीज आपकी बार बार हो रही है उसके लिए कोई मतलब reoccurrence of errors,
अगर कोई एरर बार बार आ रहा है, रियकर हो रहा है, तो उसके लिए प्रोएक्टिव मेजरमेंट्स आप पहले से ले सकते हो या उसके रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हो। तो ये पेशेंट सेफ्टी के लिए एक कॉर्नरस्टोन है। Outcomes focus, aligning safety with missions and government ensures that quality care is not just aspirations but measurable. तो जैसे जैसे आप सेफ्टी मिशन के साथ अलाइन होते रहते हैं, तो आप ये इंश्योर करते हैं क्वालिटी केयर केवल एक एस्पिरेशन नहीं बल्कि मेजरल टर्म पे होनी चाहिए, राइट? तो ये कुछ आपकी कॉर्नर स्टोन से एमआईएस के। इसके अलावा दीज आर नॉट लिमिटेड टू, देयर आर मच मोर कॉर्नर स्टोन्स फॉर द MIS. Now, next is written MIS involved. MIS involved means क्या component? What are the core components of a ward level MIS? Ward level MIS. What is ward level MIS? A ward level MIS information system is designed to capture, process, and store the disseminate clinical and administrative information specific to patient care unit within a hospital. It serves as a bridge between besides care activities and hospital-wide information system, enabling timely decision making, effective, efficient resource utilization, and enhanced patient outcome. It is saying that कि जो अवार्ड लेवल एमआईएस है ये क्यों बनाया गया है, ये सारे प्रोसेस को कैप्चर करेगा, स्टोर करेगा, डिसमिनेट करेगा एक दूसरे के साथ, राइट? और स्पेसिफिक पेशेंट केयर के लिए काम करेगा, एक ब्रिज की तरह काम करता है बिसाइड्स केयर एक्टिविटीज और हॉस्पिटल वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, सो दैट टाइमली आपको डिसीजन ले सको। द ओनर, उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का ओनर, वो एक टाइमली डिसीजन ले सकता है। These are the points like patient admissions, transfer and discharge. Patient admission, transfer and discharge मॉड्यूल है। देखो एक मॉड्यूल इसका नाम रखा हुआ है जहां पर ये सारा काम होगा, राइट? एडमिशन, ट्रांसफर और डिस्चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड ईपीआर भी होता है, जैसे ईएचआर, एसएपी, ईपीआर भी एक अपने आप का मॉड्यूल है। Besides the charting of vital signs, clinical notes, nursing, besides charting of vital signs, clinical notes, nursing assessments, and care plans are available here. Medication administration's record with dose or time stamping. Integration with physicians, order, progress notes, and aligned health documentation. तो ये सब EHR के अंदर प्रेजेंट होता है और EHR यहाँ पर एज एन HIS की तरह काम कर रहा है, HIS के अंदर काम कर रहा है। Nursing and care workload management. Patient acuity scoring for optimal nurse to patient assignments. Shift wise task allocation and checklist. ये पेशेंट्स के लिए हैं, जितने भी वर्कलोड मैनेजमेंट काम हो रहा है ये पेशेंट्स के लिए, नर्सेस के लिए, दोनों के लिए ये कैसे ये मॉड्यूल हेल्पफुल है, क्या इसके कोर कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एंड लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन इंटरफेस, मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट एडमिशंस ट्रैकिंग, इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन ट्रैकिंग, बेड ऑक्यूपेसी, इंसिडेंट रिपोर्ट एंड क्वालिटी इंडिकेटर, क्या इंसिडेंट रिपोर्ट प्रोवाइड करते हो? सी, कम्युनिकेशन एंड अलर्ट सिस्टम के लिए क्या है और डेटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग के लिए क्या है। अब इधर आप देख सकते हैं एक चार्ट है, यहाँ पे इस चार्ट को अच्छे से देखिए। ये चार्ट इट्स इम्पोर्टेंट, वार्ड लेवल एमआईएस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, देखो कॉन्सेप्चुअल
राइट। तो यहाँ पे वार्ड लेवल MIS कॉन्सेप्ट डायग्राम बना रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्ड लेवल MIS कॉन्सेप्ट डायग्राम। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। सी, इस तरीके से इसकी कुछ मॉड्यूल्स हैं, जैसे डायग्नोस्टिक एंड लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन, इंटरफेस एंड केयर वर्कलोड मैनेजमेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड जैसे EPR, राइट, पेशेंट एडमिशन, ट्रांसफर डिस्चार्ज मॉड्यूल, पेशेंट को एडमिट कैसे करना है, ट्रांसफर कैसे करना है, डिस्चार्ज, एक ही मॉड्यूल के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। देखो, इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन ट्रैकिंग के लिए क्या मॉड्यूल्स है, बेड ऑक्यूपेसी एंड यूटिलाइजेशन डैशबोर्ड, डेटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग्स, incident reporting and quality indicator, communication and alert system के through. So these are the modules, right? So these are the modules comprised of ward level MIS. Means एक ward level MIS में ये सारे modules होने ही चाहिए। Of course इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, but these are the basic modules needed for a ward level MIS, right? See, next it has written here, patient's journey from admission to discharge. It has shown here with the help of diagram. See, patient admission, transfer and discharge module, electronic patient records, clinical documentation, right? Arrows are here, right? Arrows दिए हुए हैं, देखो। पेशेंट पहला मॉड्यूल, जैसे पेशेंट मॉड्यूल ट्रांसफर और डिस्चार्ज का मॉड्यूल जो यहाँ पे दिखाया है, पेशेंट एडमिशन और ट्रांसफर दिखाया हुआ है। उसके बाद आपका सीधे जाता है यहाँ पे एरो के थ्रू, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, नर्सेस केयर, क्लिनिकल पे, और एक मॉड्यूल एक से ज्यादा मॉड्यूल के साथ इंटरैक्टेड रहता है, इंटीग्रेशन बना रहता है इनके बीच में, इसलिए डिफरेंट तरीके के एरोज बनाए हैं, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल, और एक मॉड्यूल एक साथ दो मॉड्यूल्स के साथ भी इंटीग्रेट कर रहा है। आप देख सकते हैं ये सारे मॉड्यूल्स। See, this is the structure of the modules. Arrows are showing data is flowing through there to there. जैसे यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड अलर्ट सिस्टम फ्लो होता है मेडिकल एंड मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के साथ, ठीक है, फ्लो उधर हो रहा है डेटा का ऊपर। डायग्नोस्टिक इन लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे भी एक एरो आया है, मीन्स डेटा ऊपर मॉड्यूल से नीचे इस मॉड्यूल पे इंटीग्रेट हुआ है, डेटा फ्लो हुआ है, राइट। तो इस तरीके से डेटा कभी भी किसी भी मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के साथ फ्लो हो सकता है, और डेटा कनेक्टिविटी यहाँ पे होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। ये आपका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। मतलब सेंट्रल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? द वर्ड लेवल MIS एक्ट एज अ नर्व सेंटर ऑफ व्हाट operations linking clinical care, resource management and reporting into one continuous information flow। ठीक है, ये कुछ इसकी पॉइंट्स है यहाँ पे। राइट, ये you can create this diagram with your own। आप बना सकते हैं कौन कौन से मॉड्यूल्स और कैसे वर्क फ्लो हो रहा है मॉड्यूल्स के बीच में। फ्लो सीक्वेंस क्या हो सकता है? देखो, पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर डिस्चार्ज से स्टार्ट पॉइंट है आपका, जो कैप्चर कर रहा है डेमोग्राफिक डिटेल।
फिर इन मॉड्यूल्स में होता हुआ मीन्स इलेक्ट्रॉनिक EPR क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, नर्सिंग एंड केयर वर्कलोड मैनेजमेंट, फुल पेशेंट एक्यूटी, एलोकेट्स टास्क, इस नर्सिंग केयर वर्क के लिए है। डायग्नोस्टिक एंड लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन इंटरफेस, medication and treatment administration tracking, inventory and supply chain tracking, bed occupy and utilize dashboard, incident reporting, communication and alert, data analytics and reporting. Right? तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम। कल हम पढ़ेंगे डाइटरी सर्विसेज क्या होती हैं इसके अंदर। आज हमने पढ़ा था वार्ड के लिए MIS क्यों जरूरी हो, व्हाई MIS इज नेसेसरी फॉर अ nurses ward system, what are the key components, what are the criteria to select the MIS in a ward system, or what are the advantages of MIS and what are the limitations of MIS, right?